नमस्कार दोस्तों, स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल संदीप खरब YouTube चैनल में। मैं मनदीप आज आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ DSSB के जो अभी एग्ज़ाम हुए हैं रिसेंटली 31/3 को जो एग्ज़ाम हुआ है PRT का आफ्टरनून का, उसके जर्नल अवेयरनेस के कुछ क्वेश्चंस विद डिटेल्स। तो जल्दी जल्दी करते हैं क्वेश्चंस को बिना अपना टाइम वेस्ट किए। तो दोस्तों, हमारा पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य विधानमंडलों में दोहरी सदस्यता से संबंधित संवैधानिक प्रावधान को सटीक रूप से प्रतिबिंबित करता है? तो दोस्तों, राज्य विधानमंडल में जो दोहरी सदस्यता लेते हैं लोग, उससे रिलेटेड कौन सा ऐसा संवैधानिक प्रावधान है? तो दोस्तों, ऑप्शन नंबर 4। अगर कोई भी व्यक्ति एक या एक से अधिक राज्य विधानसभाओं के लिए निर्वाचित होता है और उसे राष्ट्रपति के नियमों के द्वारा निर्धारित समय सीमा के भीतर एक को छोड़कर शेष सभी से इस्तीफा देना होगा। तो दोस्तों, कोई भी व्यक्ति एक ही टाइम पे दो राज्य के विधानमंडल का सदस्य नहीं रह सकता, बिल्कुल भी नहीं रह सकता। वो सिर्फ एक ही सीट ले सकता है। अगर उसके पास बहुत सारी सीट्स है, दोहरी सीट्स है, दो सीटें हैं, तो उसको एक पे या जो भी उसके पास एक्स्ट्रा सीट्स है उस पे इस्तीफा देना होगा और किसी भी एक सीट को अपना बनाना होगा, अपने लिए रखना होगा। अगर वो ऐसे नहीं करता है तो उसकी सारी सीटें रद्द हो जाती हैं, रिक्त मानी जाती हैं। जो प्रेसिडेंट है वो उसको एक टाइम पीरियड देता है कि आपको इस टाइम तक जो अपना इस्तीफा है वो इस टाइम पर दे दो आप। ठीक है, तो ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं। Now, question number 2. The Make in India initiative was launched primarily in response to which of the following national concerns? तो दोस्तों, जो बना है मेक इन इंडिया, उसका इनिशिएटिव बताना है जो नेशनल कंसर्न्स है उसके अकॉर्डिंग। यानी मुख्य रूप से जो मेक इन इंडिया है वो मुख्य रूप से किस चिंता के जवाब में शुरू की गई थी? तो दोस्तों, इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 4, अ स्टीप डिक्लाइन इन इकोनॉमिक ग्रोथ एंड the need to revitalize development through manufacturing and innovation। आर्थिक विकास में भारी गिरावट और मैन्युफैक्चरिंग और जो नवाचार के माध्यम से विकास को वापस से पुनर्जीवित करना, ये इसका इनिशिएटिव था। इसे सितंबर 2014 में लॉन्च किया गया था। दोस्तों, इसका जो एम यही था कि वैश्विक विनिर्माण केंद्र बनाना भारत को, ठीक है, और जीडीपी में विनिर्माण क्षेत्र की हिस्सेदारी को और ज़्यादा इंक्रीज करना, ग्रोथ करना उसकी। आगे बढ़ते हैं। नाउ और थर्ड क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस स्थान पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन आयोजित किया गया था? बड़ा इजी क्वेश्चन है, आई होप आप सबको आता होगा उस टाइम पे। वो आंसर है दोस्तों 4, बॉम्बे। ठीक है, राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन कहाँ आयोजित किया गया था? वो किया गया था बॉम्बे में। जो कांग्रेस का पहला अधिवेशन था वो बॉम्बे में कब हुआ था? 1885 में। ठीक है, कौन से कॉलेज में हुआ था दोस्तों? गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज में। और इसकी जो पहले अध्यक्ष थे वो कौन थे? व्योमेश चंद्र बनर्जी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चलो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। खाद्य पदार्थ से संबंधित कानूनों को समेकित करने और उनके लिए विज्ञान आधारित मानक निर्धारित करने के लिए खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स एक्ट किस वर्ष स्थापित किया गया था? तो दोस्तों, ये किया गया था 2006 में। ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। FSSAI कहते हैं इसे, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया। इस अधिनियम के तहत स्थापित किया गया था इसे। ये जो फूड है उसकी क्वालिटी को सुनिश्चित करता है, क्वालिटी और सेफ्टी को। आगे बढ़ते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 5। दिसंबर 2025 में इसरो द्वारा उद्घाटन किए गए भारत के पहले निजी नेविगेशन केंद्र नेविगेशन सेंटर का नाम क्या है? तो दोस्तों, इसरो ने 2025 दिसंबर में उद्घाटन किया है भारत की पहले नेविगेशन सेंटर को। तो उसका नाम क्या है दोस्तों? उसका नाम है अनंत सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर नेविगेशन। ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। ये भारत के जो अंतरिक्ष क्षेत्र है
उसमें निजी भागीदारी को इनकरेज करने के लिए और उसमें ग्रोथ करने के लिए एक बड़ा इनिशिएटिव लिया गया है इसमें। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। नाउ क्वेश्चन नंबर 6, जनवरी 2025 में आयोजित इंटरनेशनल सोलर कॉन्फ्रेंस के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? जनवरी 2025 में आयोजित किया गया था इंटरनेशनल सोलर कॉन्फ्रेंस, तो उसके बेसिस पे कौन सा इसमें से ऑप्शन सही है? तो दोस्तों आंसर है इसका ऑप्शन 3। इसका आयोजन भारतीय तारा भौतिक संस्थान यानी IIA द्वारा नैनीताल की तारा भौतिकीय वेधशाला की 125वीं वर्षगांठ के याद मनाने के लिए किया गया था। इस कॉन्फ्रेंस में दोस्तों सौर चुंबकीय और अंतरिक्ष मौसम पे इम्पोर्टेंटली चर्चा हुई थी। ठीक है, स्पेसिफिकली चर्चा हुई थी इसके ऊपर, किस पे? सौर चुंबक तत्व और अंतरिक्ष मौसम। ठीक है, इन पर स्पेसिफिकली चर्चा की गई थी। आगे बढ़ते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से किसे वर्ष 2024 में गांधी मंडेला पुरस्कार 2020 प्राप्त हुआ? तो दोस्तों ये जो 2020 का जो पुरस्कार है 2024 में मिला था, किसे मिला था दोस्तों? वो मिला था ऑप्शन नंबर 1, रिगोबर्टा मेंचू। ये जो पुरस्कार है वो शांति, समाज कल्याण, संस्कृति के जो क्षेत्र हैं उसके अंदर अच्छा काम करने वालों को दिया जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से कौन सी पारंपरिक भारतीय चित्रकला शैली जटिल पैटर्नों के लिए जानी जाती है और प्राय कपड़े पर प्राकृतिक रंजकों का उपयोग करके बनाई जाती है? तो दोस्तों आंसर है इसका ऑप्शन नंबर 4, पट्टचित्र। पट्ट मीन्स क्या होता है दोस्तों? पट्ट मीन्स होता है कपड़ा, और चित्र मतलब आपको पता ही है कि पेंटिंग। ठीक है, इसको पट्टचित्र मतलब कपड़े में पेंटिंग करना, और ये बेसिकली ओडिशा और पश्चिम बंगाल की ये ट्रेडिशनल कला है। ठीक है, ये बेसिकली यहाँ ज्यादा होती है। आगे बढ़ते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से कौन सी नदी उत्पत्ति में पूर्ववर्ती है? ठीक है, उत्पत्ति में वो पूर्ववर्ती है और हिमालय को काटकर गहरे माखंडों का निर्माण करती है। तो दोस्तों सिंधु जो नदी है वो करती है ऐसा काम। ठीक है, इंडस रिवर वो जन्म उत्पत्ति में ही पूर्ववर्ती है। इंडस रिवर पूर्ववर्ती नदियां क्या होती है दोस्तों? वो होती हैं जो हिमालय के बनने से पहले से ही बन रही है, बह रही है। पूर्ववर्ती नदियां वो होती हैं जो हिमालय के बनने से पहले ही बह रही होती हैं। वो अपना रास्ता बनाने के लिए जो पहाड़ होते हैं उनको काट के आगे बढ़ती हैं। आगे बढ़ते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 10, भारत के तटीय मैदानों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो दोस्तों आंसर है इसका ऑप्शन नंबर 1, पूर्वी तटीय मैदान चौड़ा है और डेल्टा संरचनाएं पाई जाती हैं। ठीक है, जो पूर्वी तटीय मैदान क्या होता है वो चौड़ा होता है और डेल्टा जो होती है वैसी संरचनाएं पाई जाती हैं। पूर्वी तट पर महानदी कौन सी रिवर्स होती हैं वहां पर? महानदी, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी जैसी इम्पोर्टेंट नदियां यहाँ पे विशाल डेल्टा बनाती हैं। ठीक है, जबकि जो पश्चिमी तट है उस पे संकीर्ण हो जाता है डेल्टा। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो नदियां हैं बेसिकली डेल्टा बनाती हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 11, गोदावरी नदी को किस लोकप्रिय नाम से जाना जाता है? बड़ा बेसिक सा क्वेश्चन पूछ लिया DSSB ने। वेल आंसर नंबर 1, दक्षिण गंगा के नाम से जाना जाता है। ये प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है। ओके, इसे वृद्ध गंगा या दक्षिणी गंगा भी कहा जाता है। इसे एक और नाम से जाना जाता है वृद्ध गंगा। ओके, चलो आगे बढ़ो फटाफट से क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। चलो करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 को। नवंबर 2024 में आयोजित 14th हॉकी इंडिया पुरस्कार सीनियर राष्ट्रीय चैंपियनशिप किस टीम ने जीती? तो दोस्तों वो जीती ओडिशा ने। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। चलो बढ़ो आगे। क्वेश्चन नंबर 13, विच ऑफ द फॉलोइंग फ्यूल्स कॉजेज द हाईएस्ट पॉल्यूशन? कौन सा फ्यूल है जो कॉज है हाईएस्ट पॉल्यूशन का? तो दोस्तों
सर्वाधिक प्रदूषण फैलाने वाला ईंधन कौन सा है? आप सब जानते हैं, केरोसिन तेल। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, केरोसिन तेल है। सीएनजी और एलएनजी की तुलना इसके तुलना थोड़ा सा साफ ईंधन है, लेकिन जो केरोसिन है वो जलने के बाद ज़्यादा हानिकारक जो गैसेस होती हैं उनको रिलीज करता है। आगे बढ़ते हैं, चलो क्वेश्चन नंबर 14। व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन लिबरलाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन? इन दोनों के बीच में क्या रिलेशनशिप है? उदारीकरण और वैश्वीकरण। तो दोस्तों, जो लिबरलाइजेशन होता है वो लीड करता है ग्लोबलाइजेशन को, मतलब उदारीकरण से वैश्वीकरण को बढ़ावा मिलता है। ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। जब कोई देश अपनी आर्थिक नीतियों में ढील देता है, ठीक है, तो उसको क्या कहते हैं? उदारीकरण कहते हैं, आर्थिक ढील। और जब जब वो देश आर्थिक ढील देता है तो क्या होता है दोस्तों? ग्लोबलाइजेशन होता है, यानी कि व्यापार बढ़ता है और वैश्विक अर्थव्यवस्था से जुड़ जाता है। ठीक है, व्यापार बढ़ता है, ग्लोबलाइज्ड होता है। ठीक है, तो क्या होता है? लिबरलाइजेशन लीड्स टू ग्लोबलाइजेशन। आगे बढ़ो। नाउ क्वेश्चन नंबर 15। रील स्क्रॉल मत करना, पहले पूरी वीडियोस देखना। ठीक है, पूरी वीडियो देखने के बाद अपना एक्स्ट्रा टाइम लो, आप 5-10 मिनट लो, फिर रील स्क्रॉल करना। चलो, विच क्लासिकल म्यूजिक फॉर्म primarily uses instruments such as a veena, mridangam and violin in its performance? शास्त्रीय संगीत में वीणा, मृदंगम और वायलिन कौन से परफॉर्मेंस में यूज किया जाता है? तो दोस्तों आंसर है ऑप्शन नंबर 1, कर्नाटिक। ये कर्नाटक की संगीत शैली है। इनफैक्ट ये शास्त्रीय संगीत शैली है दक्षिण भारत की। ऑलराइट, चलो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 16 ये है कि व्हाट इज द नेम ऑफ द स्कीम लॉन्च एज अ नेशनल राशन कार्ड प्रोबेबिलिटी इनिशिएटिव टू इंश्योर फूड सिक्योरिटी फॉर ऑल इंक्लूडिंग इंटरनल माइग्रेंट्स विद इन इंडिया? ठीक है, प्रवासियों के लिए खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने वाली योजना का नाम बताना है बेसिकली। तो क्या है उसका नाम? वो है वन नेशन वन राशन कार्ड। ऑप्शन नंबर 2, वन नेशन वन राशन कार्ड। इसके तहत कोई भी लाभार्थी देश के किसी भी उचित मूल्य की दुकान से अपना राशन ले सकते हैं। चलो खटपट आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर 17 निम्नलिखित में से किस सम्राट ने शाही लाइसेंस जिसमें विशेषाधिकार प्रदान किए गए थे जारी करके इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी के गठन को अधिकृत किया था? तो दोस्तों महारानी एलिजाबेथ प्रथम। ठीक है, महारानी एलिजाबेथ प्रथम ने ऐसा किया था। 31 दिसंबर 1600 को महारानी एलिजाबेथ प्रथम ने एक रॉयल चार्टर के जरिए कंपनी को पूर्व के साथ व्यापार करने का एक अधिकार दे दिया था कि वो ईस्ट में जाके काम कर सकते हैं। चलो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ फटाफट से। क्वेश्चन नंबर 18 बुला रहा है गाइस। चलो, इल्तुतमिश की उस पुत्री का नाम क्या था जिसे उसने अपने उत्तराधिकारी के रूप में नियुक्त किया था? बड़ा इजी क्वेश्चन है, फट आंसर दो। परंतु इल्तुतमिश की मृत्यु के बाद उसे कुछ कुलीनों के प्रतिरोध का सामना करना पड़ा। भाई लड़की कहाँ पे राज कर पाए? नहीं कर पाती। चलो बताओ। तो आंसर है इसका ऑप्शन नंबर 4, रजिया सुल्तान। बड़ा फेमस नाम भी है, थोड़े टाइम पे ही सत्ता चली गई थी उनके हाथ से। ठीक है, रजिया सुल्तान दिल्ली सल्तनत की पहली महिला शासिका थी। खुद तो कुछ कर नहीं पाए और बेचारी को भेटा दिया। चलो एनीवेज, नाउ क्वेश्चन नंबर 19। अक्टूबर 2025 को शुरू हुई ऑस्ट्रेलिया सीरीज के लिए भारतीय पुरुष ODI टीम के कैप्टन कौन थे? तो कौन थे? तो दोस्तों आंसर है रोहित शर्मा इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर 4, रोहित शर्मा थे कैप्टन ऑस्ट्रेलिया सीरीज के लिए, जो भारतीय पुरुष टीम के कप्तान थे। चलिए बात करते हैं आज के लास्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 20। इक्वालिटी कैपिटल एंड reinvested earnings are a part of which capital account component? पूंजी खाता घटक बताना है बेसिकली कैपिटल अकाउंट कंपोनेंट।
तो डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। FDI यानी कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट का हिस्सा होता है ये, ठीक है। ये विदेशी निवेशक भारतीय कंपनियों के हिस्सेदारी को खरीदते हैं, ठीक है। ये सब विदेशी निवेशक भारत के जितने भी कंपनीज हैं उसकी हिस्सेदारी को बाय करते हैं, खरीदते हैं। तो दोस्तों इसी के साथ हमारे आज के कुछ क्वेश्चंस एंड होते हैं। जल्दी जल्दी मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अच्छे से पढ़ाई करिए और स्वस्थ रहिए। थैंक यू।